सरला अपनी बहू से काफी परेशान हो गई थी। वो हमेशा अपनी बहू को कहती थी उसे सोच विचार करके अक्ल से काम लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। सरला सुबह सुबह देखती है कि उसकी बहू से एक सिलेंडर नहीं उठ रहा, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रही है। अब सरला किचन से जैसे ही बाहर आती है, कहाँ से आ रही है? कहीं किसी के घर में चोरी करते हुए तो नहीं पकड़ी गई ना? कल तेरी बहू ना लाला की दुकान पे गई थी, तभी एक आदमी लाला की दुकान से भागते हुए गया। और पता है उसके बाद तेरी बहू ने क्या किया? वो फिल्म है और ये असली जिंदगी, और तुझे पता ही है दोनों में कितना फर्क है। अब ज्यादा बाहुबली की बीमार सेनापति मत बन, आराम से तू लुढ़काते हुए किचन तक पहुंचा दे। सरला सुबह सुबह देखती है कि उसकी बहू से एक सिलेंडर नहीं उठ रहा, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रही है। अरे बहू, उसे लुढ़का कर भी तू ला सकती है, मुझे नहीं लगता तुझे दिक्कत होगी। फिर ये जबरदस्ती की कलाबाजी क्यों दिखा रही है? अरे माँ जी, औरतों को मजबूत होना ही चाहिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मुझसे ये सिलेंडर उठ गया, कभी मुसीबत आने पर मैं चोर बदमाशों को उठाकर फेंक सकूं। वो जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे। वो फिल्म है और ये असली जिंदगी, और तुझे पता ही है दोनों में कितना फर्क है। अब ज्यादा बाहुबली की बीमार सेनापति मत बन, आराम से तू लुढ़काते हुए किचन तक पहुंचा दे। उस सिलेंडर को किचन तक पहुंचा कर आती है और अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, ये मेरी बहू भी ना जाने खुद को क्या ही समझती है। अब सरला किचन से जैसे ही बाहर आती है, उसकी पड़ोसन विमला का सरला के घर आना होता है। अरे सरला, एक गिलास पानी तो पिला दे, मैं बहुत थक गई हूँ। कहाँ से आ रही है? कहीं किसी के घर में चोरी करते हुए तो नहीं पकड़ी गई ना? अरे नहीं नहीं, धूप भी इतनी तेज है, तेरे घर आते आते मेरी हालत ही खराब हो गई। बहू, अरे ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो ले आ, विमला आई है। अब जब सुमन हॉल में पानी देने आती है तो विमला को अचानक से कुछ याद आ जाता है। अरे सरला, मुझे अभी याद आया, मुझे तेरे से कुछ बात करनी थी। अब क्या नौटंकी कर दी इसने? अरे इससे तो मैं परेशान हूँ, और मुझे भी इस दिन का इंतजार था जब मेरे आस पड़ोस वाले भी इसकी बातों से परेशान हो। कल तेरी बहू ना लाला की दुकान पे गई थी, तभी एक आदमी लाला की दुकान से भागते हुए गया। और पता है उसके बाद तेरी बहू ने क्या किया? अरे ये अक्ल से काम तो लेती नहीं है, जरूर अपने लंबे हाथ पैर का इस्तेमाल कर उसे धुन दिया होगा इसने। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। और जैसे ही वो भागा, तेरी बहू ने उसकी कमीज पीछे से पकड़ ली और उसकी धुनाई कर दी। बेचारे को बहुत मारा, और लोग ये सोच रहे थे कहीं तेरी बहू में सनी देओल की आत्मा तो नहीं आ गई। अरे इसे पकड़ कर तू आदमियों के हवाले कर देती, तुझे उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? उसे भी औरत से पिटकर कितना बुरा लग रहा होगा। इस बात का दुख है कि उस औरत ने मुझे मारा, लेकिन उसको इतना मारा कि चलने फिरने के लायक भी नहीं छोड़ा तेरी बहू ने। बताओ तो जरा, अपनी अकल से काम लिया कर, इस भैंस जैसे शरीर से नहीं। वो तो बेचारा तेरा शरीर देखकर ही डर गया होगा, वरना वो तो तुझे भी मार सकता था। क्यों मोहल्ले में मेरी और इतनी बेइज्जती करवा रही है? सरला अपनी बहू से काफी परेशान हो गई थी। वो हमेशा अपनी बहू को कहती थी उसे सोच विचार करके अक्ल से काम लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एक रोज विमला और सरला और सुमन तीनों ही बाजार जाते हैं। रास्ते में सरला अपनी बहू को समझा रही होती है, बहू देख, मैं तुझे अपने साथ लाना नहीं चाहती क्योंकि तेरे में अकल कम है, और बाजार में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर दियो तू अब। अरे नहीं करेगी, तू भी चल ना बाजार। वैसे तुझे लेना क्या है? विमला और सरला अब बातें करने में लगे होते हैं और सुमन पीछे चल रही होती है कि तभी सुमन देखती है, अरे तुझ जैसे पति को तो कीड़े लगे, तू गंदी नाली का कीड़ा है कीड़ा। अरे तू तो नर्क में जाएगा, नर्क में तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। अरे ये औरत भी अपने शराबी पति को जब गाली दे सकती है तो इसे मार क्यों नहीं सकती? इस औरत के माथे पर चोट भी है, जरूर इसे इसने ही मारा पीटा होगा। सुमन ये सब देख रही होती है, तभी वो देखती है कि उस औरत का शराबी पति उस औरत का हाथ पकड़ उसे खींच रहा है। मैंने कह दिया ना कि मैं घर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरा हाथ छोड़ा है, पुलिस बुलाऊं? अरे छोड़ इसका हाथ। तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? हम औरतें तुम्हें प्यार से समझाती रहती है और तुम उस प्यार का फायदा उठाते हो। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद ही सुमन अपनी साड़ी को अपनी कमर से बांधती है और उस आदमी को लात घूंसों से मारने लग जाती है। अब वो भी सुमन की मार खाकर जमीन पर गिर पड़ता है।
आसपास के लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। इधर विमला और सरला सुमन को ढूंढ रहे होते हैं। अरे तेरी बहू भूत प्रेत है क्या, जो एक पल में गायब हो गई? अभी तो 2 मिनट पहले पीछे ही थी। अरे वो देख विमला, वहाँ कैसी भीड़ है, क्या हुआ? चल चल कर देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कहीं ये मेरी बहू का किया धरा तो नहीं। अरे पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। मुझे लग रहा है तेरी बहू तो नहीं है वहाँ पर। अब दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही वो देखते हैं कि उसकी बहू एक आदमी को मार रही है और औरत सुमन को रोक रही है। अरे बहन, क्यों मार रही हो मेरे पति को? आज उसने पहली बारी तो पी है। ये चोट तो मेरे गिरने का हाल है। कल रात में मैं सीढ़ी से गिर गई थी। अरे कोई तो रोको इस बेअकल औरत को। अरे बहू क्या कर रही है, क्यों मार रही है उस बेचारे को? अरे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर। अरे सरला की बहू रुक जा। अरे बहू से छोड़ दे उस बेचारे को, उसकी पत्नी को ही जब कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों मार रही है उसे? अरे काकी, ये आपकी बहू है क्या? अरे रोको इसे, देखो ना मेरे पति को मारी जा रही है। अब सुमन को जैसे तैसे सरला और विमला घर लेकर जाते हैं और सरला अपनी बहू को खूब सुनाती है। बहू तू आखिर चाहती क्या है? आज तू मुझे साफ साफ शब्दों में बता ही दे। अरे बहू क्यों मारा तूने उस शराबी को? वो तेरे साथ कुछ गलत सलत तो नहीं कर रहा था ना? अरे इसे देखकर तो मेरे बेटे ने पहली बार में ही कहा था इसे वो कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अरे उसे भी पता चल गया होगा कि इसे लेके जाऊंगा तो खुद का मुंह कहाँ छुपाऊंगा। आप लोगों को पता भी है उस शराबी ने क्या किया है? बता जरा क्या किया? अरे वो अपनी बीवी का हाथ ही तो पकड़ रहा था, तेरा तो हाथ पकड़ने नहीं आया। या फिर विमला का तो हाथ नहीं पकड़ा ना उसने? अरे धत, तू कैसी बातें कर रही है? वैसे भी इस उम्र में मेरा बूढ़ा मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझे किसी और की क्या ही जरूरत। अरे तू चुप रह, कहीं भी बस प्यार मोहब्बत की बातें क्या हो जाए, तू तो सूखे गुलाब से कमल का फूल हो जाती है। अरे माँ जी, क्या औरतें कमजोर अच्छी लगती हैं? उसकी पत्नी उसे कहे जा रही थी कि हाथ छोड़ो, लेकिन वो था कि वो अपनी पत्नी पर इतनी ताकत दिखा रहा था। और फिर क्या था, ये सब देख मुझ में भी काली माँ समा गई और मैंने जो उसे मारा, अब तो वो अपनी पत्नी को छूना तो दूर, आंख उठाकर देखेगा भी नहीं। तूने उस बेचारे की गृहस्थी उजाड़ दी है। देखो माँ जी, मुझे जो सही लगा मैंने किया और जो सही लगेगा वो मैं करती रहूंगी। बहू, जहाँ अकल से समझकर काम निकल जाए ना, वहाँ इतना ड्रामा क्यों ही करना है? हाँ बहू, तू उसे समझा सकती थी और आसपास के लोग भी खड़े थे, उसे समझा सकते थे, लेकिन तूने बिना बात के कलेश ही कर दिया। अब से ना हम तुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे। सरला अपनी बहू को समझा ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रमा का आना होता है। अरे सरला, मैं तुझे आखिरी बार कहने आई हूँ, अपनी बहू की बैल बुद्धि को अक्ल दे या उसे कहे कि किसी के मामले से दूर रहे। तेरा क्या बिगाड़ा है मेरी बहू ने? अरे दूध वाला मेरे घर में दूध देने आया है और तेरी बहू ने चिल्लाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर दिया। परसों की बात है जब तू घर पर नहीं थी, और इस वजह से अब मेरी इतनी बदनामी हो रही है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। राम रे राम, वैसे तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था, तू है ही इसी लायक। विमला चुप कर जा, वरना पुलिस बुलाकर सरला और उसकी बहू के साथ तुझे भी अंदर करवा दूंगी। सरला अपनी बहू से परेशान होकर अब अपनी बहू को समझाती और बुझाती है और सरला की बहू भी धीरे धीरे सही सुधरने लगती है। सुषमा का एक होटल था जहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग मात्र 1 रुपए में पेट भरकर खाना खा रहे थे। ऐसे ही व्लॉगिंग करता हुआ अजय सुषमा के होटल के बाहर जा पहुंचता है और अपना कैमरा ऑन करते हुए बोलता है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय, और मैं आज आपको लेकर आया हूं सुषमा जी के गरीब होटल पर, जहां मात्र 1 रुपए में आपको पेट भरे खाना मिलेगा। और कैसे शुरुआत हुई सुषमा जी का गरीब से एक होटल तक का सफर। इतना कहकर अजय होटल की ओनर सुषमा के पास जाता है और उसे अपना परिचय देते हुए कहता है, तो दोस्तों, ये हैं सुषमा जी। आज से कई साल पहले 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाने की नींव रखी। प्लीज हमें बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि बस 1 रुपए में लोगों का पेट भरा जाए। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में कितनी महंगाई है कि गरीब आदमी के लिए उसका पेट भरना कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे कम दाम रखकर
मात्र 1 रुपए में अपनी स्पेशल थाली तैयार की है। अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपना पेट भर सकता है। आप प्लीज एक बार कैमरा मारकर जनता को दिखाएं। आप चावल की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, दाल, कढ़ी, राजमा आदि सारी चीज देख सकते हैं। किसी भी चीज में आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी और इसके साथ आपको अनलिमिटेड रोटी मिलेंगे। आप जितनी खाना चाहें 2, 10, 20, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो सुषमा जी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या आप हमें बता सकती है कि इन सब की शुरुआत आपने कैसे की? हमने सुना है कि इसके पीछे आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं? जी जरूर। 5 साल पहले मेरी शादी अमित जी से हुई थी। अमित जी के पास बहुत पैसा था। हम एक अच्छा विवाहित जीवन जी रहे थे, पर मेरे पति को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा दौलत को अपने पीने के ऊपर ही खर्च कर दिया था। और ऐसे ही एक दिन अमित अपने दोस्त गुल्लू के साथ बैठकर जुआ खेल रहा होता है और इस बार अमित नशे की हालत में अपना सारा धन दौलत दांव पर लगा देता है और गुल्लू चालाकी से उसे सब कुछ जीत जाता है, जिसके बाद सारा धन दौलत गुल्लू के कब्जे में आ जाता है। सुषमा और अमित दोनों ही रोड पर आ जाते हैं। कई दिन भूखे प्यासे तड़पने के बाद दोनों की मरने जैसी हालत हो जाती है और दोनों एक कचरे के डब्बे के पास जा पहुंचते हैं और सुषमा खुद से बोलती है, हे भगवान, इस गरीबी की मार को तो जैसे तैसे झेल भी लूं, लेकिन इस भूखमरी की मार को कैसे झेलूं? भूख से मेरे और मेरे पति के प्राण निकले जा रहे हैं। अगर हमें खाना ना मिला तो हम दोनों तो मर ही जाएंगे। भगवान, तू गरीबी दे, लेकिन भूखमरी किसी को ना दे। भूख से तड़पती हुई सुषमा और अमित अब अपना पेट भरने के लिए आखिरकार लोगों का फेंका हुआ कचरा, उसमें से झूठा खाना खाना पड़ता है और दोनों के पेट में थोड़ा आसरा हो जाता है, जिसके बाद वो कचरे का डिब्बा ही काफी समय तक उनका पेट भरने का जरिया बन जाता है। ऐसे ही भूखे प्यासे तड़पते हुए सुषमा और अमित एक गांव में जा पहुंचते हैं, जहां पर वो हर घर में जाकर काम मांगने लगते हैं। तभी गांव का जमींदार चुन्नी लाल उन्हें अपने खेत में काम करने के लिए रख लेता है। चुन्नी लाल एक नेक दिल का आदमी था। उसके बहुत सारे खेत थे। हर साल चुन्नी लाल बहुत सारी फसल किया करता था। ऐसे ही एक दिन चुन्नी लाल सुषमा से कहता है, सुषमा बेटा, तुझ में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। बेटा, तूने गरीबी देखी, भूखमरी देखी, बुरा वक्त भी देखा। क्या पता आज नहीं तो कल मैं चल बसूं। इसलिए बेटा, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। बेटा, हमेशा नेक काम करना, हर भूखे को ना खाना खिलाना, सबका पेट भरना। ये बूढ़े बाप की बात तो हमेशा मानियो बेटा, ठीक है ना? सुषमा और चुन्नी लाल की ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसके मन में एक बार फिर से लालच आ जाता है। कुछ दिन बाद चुन्नी लाल चल बसता है। इसके बाद अमित जबरदस्ती सुषमा से सारी जमीन और फसल उसके नाम करने को बोलता है, पर सुषमा ऐसा नहीं करती है, जिसके चलते अमित उसे रोज मारने पीटने लगता है। ऐसे ही एक दिन अमित सुषमा की अलमारी से कुछ पैसे चुराकर खूब सारी शराब पीकर घर आता है और बोलता है, तू खुद को समझती क्या है? अगर सेठ चुन्नी लाल ने सब कुछ तेरा नाम कर दिया तो क्या तू सेठानी बन गई? अरे मैं भी तेरा पति हूँ, समझ गई तो? और इन चीजों पर ना तेरा ही नहीं मेरा भी हक बनता है। चल एक काम कर, ये सब कुछ ना मेरे नाम कर दे, लगा इन कागजातों पे अंगूठा। जब सब मेरे नाम हो जाएगा ना तो मैं बहुत आराम से रहूंगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे ना ऊपर पहुंचा दूंगा। उसके बाद सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दूंगी। सेठ ने सब कुछ बहुत भरोसे के साथ मुझे दिया था और मैं तुम जैसे पापी के हाथों में
तो ये सब कुछ कभी नहीं दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस जमीन पर उगाई जाने वाली फसल से, इस अनाज से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है। तुम जैसे दरिद्र इंसान को ये सब देकर मैं इसकी बर्बादी नहीं करना चाहती। ऐसे ही दोनों में बहस होती है और एक बार फिर से अमित सुषमा को बहुत मारता है। लगातार पीने की वजह से अमित की हालत बहुत खराब होने लगती है और एक दिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ती है कि उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो अपना दम तोड़ देता है। अब सुषमा अकेली रह गई थी और वह जमीन और फसल का काम देखने लगती है कि एक जगह भंडारे में कैसे लोग आधा खाना खा रहे हैं और कैसे आधा खाना बर्बाद कर रहे हैं और जिनको खाना नहीं मिल रहा वो उसके लिए किस कदर तड़प रहे हैं। ये देखकर सुषमा बोलती है, आखिर लोगों को हो क्या गया है? लोगों को, गरीबों की तो कद्र ही नहीं है। जितना खाना ये सब बर्बाद कर रहे हैं, इससे 10 लोगों का पेट भरा जा सकता है। लाइन में खड़े अपने बेचारे गरीब बच्चे जो तड़प रहे हैं, उनकी तरफ उनकी निगाहें तक नहीं जा रही। ये सरासर गलत है। मैंने सहा है इस भूखमरी का दर्द, इसलिए अब से मैं किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं सबका पेट भरूंगी। मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी फसल होती है, मुझे उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मुझे एक सही दिशा मिल गई है। इतना कहने के बाद अगले दिन से सुषमा काम पर लग जाती है। वो गोदाम में रखा हुआ सारा अनाज निकलवाती है और गरीब की स्पेशल थाली के नाम से एक होटल की शुरुआत करती है, जहाँ पर वो केवल 1 रुपए में स्पेशल थाली बनाकर बेचना शुरू कर देती है। पहले ही दिन से सुषमा के होटल के बाहर खूब सारे गरीबों का मेला लग जाता है। 1 रुपए में हर कोई पेट भरकर खाना खाता है और बदले में सुषमा को बहुत सारी दुआएं देकर जाता है। ये देखकर सुषमा को बहुत अच्छा लगता है। बस एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मैं तब से ऐसे ही लोगों का पेट भरती आ रही हूँ। अक्सर गरीबों के चलते ना जाने कितने ही लोग हर रात भूखे सो जाते हैं और कितने मासूम अपना दम तोड़ देते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मैं तो आज भी गरीब की गरीब ही हूँ। जो कुछ है सब सेठ का है, उसमें मेरा कमाया कुछ भी नहीं है। अगर उस वक्त सेठ ने साथ ना दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ मुमकिन नहीं होता। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, आप लोग अन्न के हर एक दाने की कद्र करें और उसे बर्बाद ना करें। सुषमा की बातें सुनकर अजय भी भावुक हो जाता है और हाथ जोड़कर सुषमा को प्रणाम करते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा सुषमा जी, अगर आप जैसी औरत इस देश में हो तो भारतवर्ष में कोई गरीब रहे ही ना। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि सोच रखे तो इनके जैसी, जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी अपनी इंसानियत भूली ही नहीं और आज इन्होंने इतने लोगों का पेट भरा। ऐसी सुपर लेडी, मेरी तरफ से सल्यूट है आपको। तो चलिए सुषमा जी, जल्दी से 1 रुपए वाली थाली जो स्पेशल है बहुत, वो मेरे लिए लगा दीजिए, क्योंकि आपसे बात कर करके मुझे बहुत भूख लग गई है। अजय की बात सुनकर सुषमा मुस्कुराती है और अपने हाथों से उसके लिए स्पेशल थाली बनाती है, जिसके बाद अजय सुषमा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। 1-2 दिन बाद अजय सुषमा की वो वीडियो को अपलोड कर देता है चैनल पर। वीडियो वायरल होने की वजह से सुषमा और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। शादियों में भी बहुत सारे लोग सुषमा को चैरिटी और फंड भी देने लगते हैं, जिसे सुषमा अस्पतालों के इलाकों में भी अपने इस व्यापार को फैला देती है और सभी गरीबों का पेट भरती है। कमला और लता बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ टाइम भी नहीं रह पाती थी। लता बहुत ही शांत थी, लेकिन कमला अपनी उम्र से बढ़कर थी। उसकी उम्र तो 55 की हो गई थी, लेकिन उसका दिल बच्चों के जैसा था। उसकी उम्र होने के बाद भी उसने आज तक शादी नहीं की थी। एक दिन वो बैकलेस ब्लाउज पहनकर लता के घर आती है। बताना लता, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बिल्कुल हीरोइन जैसी। मेरा ब्लाउज देख, सुपर हॉट है। लग तो अच्छी रही है, लेकिन ब्लाउज है कहाँ जो तेरा ब्लाउज देखूं? पीछे तो सब खाली है, एकदम साफ। पागल है तू एकदम। तू बुढ़िया हो चली, लेकिन तुझे फैशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसे बैकलेस ब्लाउज कहते हैं। बुढ़िया तो तू भी हो चली, 55 की हो गई है, लेकिन तेरा दिल बिल्कुल बचपन की तरह है। जो फैशन हमारी बहुओं को करना चाहिए वो अब तू कर रही है। ये बात तो तू अपने पर ही लागू कर, क्योंकि मैं तो अब भी जवान हूँ। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। शादी करने या ना करने से उम्र नहीं छुपती,
उम्र तो तेरी निकल ही चुकी है शादी करने की। वो बात और है कि तू अभी भी अपने आप को जवान समझती है और जवान लड़कियों की तरह रहने की कोशिश करती है। तो मेरी सहेली है या दुश्मन है, अपनी ही सहेली का मजाक उड़ा रही है। तो जलती है मुझसे कि तू इसी उम्र में बुढ़िया हो गई और मैं इस उम्र में भी इतनी जवान हूँ। जलने के लिए भी तू ही मिली है क्या मुझे? मेरे पास जलने के सिवा और भी बहुत काम है। वैसे आज इतना बंटन के कहाँ बिजली गिराने जा रही है ये सवारी? अब पूछी ना तूने पते की बात, कब से बेमतलब बातें घुमा रही है। मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में जा रही हूँ। लता और कमला आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी लता की बहू रजनी हाथों में चाय का कप लेकर वहाँ आती है, लेकिन कमला को बैकलेस ब्लाउज और ब्लैक साड़ी में देखकर उसके हाथों से चाय का कप जमीन पर गिर जाता है। बहू तो ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आंटी जी ये आपको क्या हुआ? इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनना आपको शोभा नहीं देता। आप ऐसे ब्लैकलेस ब्लाउज पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब छोड़, पहले ये बता कि मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है। ब्लाउज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। बुरा मत मानिए, लेकिन 55 की होने के बाद आप बचपन वाली हरकतें करती हो। आपके ऊपर ठीक नहीं लगती ये सब। हर काम उम्र के हिसाब से ही करना चाहिए। लता तेरी बहू मेरी बेइज्जती कर रही है और तू कैसी सहेली है जो आराम से बैठकर मेरी बेइज्जती देख रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं इसे? कमला, मेरी बहू ने कुछ गलत तो नहीं बोला। तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हम तो बस तुझे समझा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे तो लगता है मैंने आकर ही गलती कर दी। मुझे तुम लोगों के पास आना ही नहीं चाहिए। कमला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर मार्केट में रजनी से टकरा जाती है और अनजाने में उसे बिना देखे बोलती है, बहू मैं मैडम नहीं, तेरी कमला आंटी हूँ। देख तू भी मेरी उम्र देखकर मात खा गई ना। हाय राम आंटी जी, आपने ये क्या कपड़े पहने हैं? बस यही पहनना बाकी रह गया था क्या? अरे तू चिल्ला क्यों रही है? और प्लीज यू कॉल मी बेबी नॉट आंटी। मैं तुझे इस ड्रेस में आंटी दिखाई दे रही हूँ क्या? जवानों वाले कपड़े पहनने से इंसान की उम्र छिप नहीं जाती। ये बुढ़ापे में लड़की बनकर घूमने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और ये बचपना छोड़ दीजिए। बहू उस दिन जो तूने बोला वो मैंने इसीलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मैं तेरे घर में थी, लेकिन आज नहीं करूँगी। अगर मैं अपने आप को यंग समझती हूँ तो उसमें तुम लोगों को क्या परेशानी है? मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। इस तरह से अपनी उम्र से बाहर जाकर? उम्र से बाहर जाने वाली बात नहीं है। मैं अपने जीवन को खुलकर जीना चाहती हूँ। हर वो काम करना चाहती हूँ जो मैं नहीं कर पाई, और अभी मेरी उम्र ही क्या है। आंटी जी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ भी कहना बेकार ही है। रजनी और कमला एक दूसरे से बात कर ही रही होती है कि तभी वहीं नुक्कड़ के पास खड़े लड़कों के झुंड में से एक लड़का कमला पर सीटी मारते हुए बोलता है, ए बुढ़िया, क्या हॉट लग रही है तू, चलेगी क्या मेरे साथ? ओ बेटा जरा इधर आ, तब बताऊं मैं तुझे। अगर तेरे कान पर मेरे हाथ का एक भी थप्पड़ पड़ गया ना तो तू कहीं नहीं दिखेगा यहाँ। आ जाता हूँ मैं तेरे पास, साथ चलेगी क्या मेरे? वैसे ये शॉर्ट ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है तू। मेरे बेटे की उम्र का होकर मुझ पर लाइन मारता है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कमला इतना कहकर अपनी सैंडल खोलकर हाथों में ले लेती है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागती है, और उसे अपनी तरफ आता देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कमला अपने आप से बोलती है, भाग गए नालायक कहीं के, हाथ में आ जाते तो इसी सैंडल से मुंह तोड़ देती मैं उनका। समझते क्या है ये मुझे? ये लोग आपको वही समझ रहे थे जो आप इन्हें समझाना चाहती थी। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप यही चाहती थी ना कि लोग आपको हॉट बोले, आपकी तारीफ करें। अब वही कर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ऐसे कैसे कोई मुझे बीच रास्ते में छेड़ सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। आंटी जी जैसा हमारा इलाका है उसके हिसाब से ही कपड़े पहने, वो ज्यादा अच्छा है। इससे ओवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग आप पर हंस रहे थे और गली के लोफर लड़के आप पर लाइन मार रहे थे। लेकिन आपकी तो सिर्फ उम्र 55 की है, लेकिन दिल तो बचपन का ही है ना, तो बचपन में ये सब चलता रहता है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? रजनी इतना कहकर मार्केट से सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सास से सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर लता बोलती है, बहू तुझे कमला को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से अकेली रही है, इसलिए वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वो हमें अपना समझती है तभी हमारे पास आती है। अगर हम ही उसे सुनाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी लेकिन उन्हें सुनाना हमारी मजबूरी हो जाती है।
वो वही काम करती है जिस पर इंसान ना चाहते हुए भी बोले। देख रजनी, उस दिन मैंने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन बाद में मैंने बहुत सोचा। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि इतनी उम्र के बाद भी वो जैसे रहती है वैसे कोई नहीं रह सकता। इसके लिए भी एक आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो कि उसमें है। तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? तू बता मुझे। उसकी उम्र नहीं है, लेकिन तेरी तो है। क्या तू उसकी तरह रह सकती है? उतना आत्मविश्वास है तेरे अंदर? नहीं माँ जी, नहीं है। शायद आप अपनी जगह सही हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। आज के बाद मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, वही सही रहेगा। वो कुछ सोच कर ही तो हमारे पास पूछने के लिए आती होगी और हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं। वो तो अच्छा है कि वो हमें अपना मानती है, इसलिए हमारी बातों का बुरा नहीं मानती। अपनी सास की बात सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और समय के साथ इतना कुछ होने के बाद भी कमला अपना बचपना नहीं छोड़ती है। और एक दिन वो बड़ी खुशी खुशी लता के घर आती है और बोलती है, लता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। आज मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कब जा रही है तू डेट पर? जाने को तो आज ही सोच रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कहीं अच्छी कोई जगह पता ही नहीं है और वो इस शहर में नया है। इसमें तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक मेरे पति मुझे कभी बाहर नहीं लेके गए। तो क्या मेरी डेट अधूरी रह जाएगी? मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। कमला उदास होकर बैठ जाती है। तभी लता का बेटा अनीश, जो कि दरवाजे पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था, अंदर आकर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मेरी कूल आंटी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट है, मैं आपका टेबल वहीं बुक कर देता हूँ। आप अपने पार्टनर को वहीं लेके चले जाना और अच्छे से अपनी डेट का एंजॉय करना। तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। तू ही इस घर में है जो मुझे समझता है। कोई बात नहीं आंटी जी, ये लोग उम्र के साथ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप तो अभी भी जवान हो। आपकी उम्र बेशक 55 हो गई है, लेकिन आपका दिल अभी भी बचपन है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और अच्छे से डेट करके कोशिश करना कि शादी तक बात चली जाए। अनीश की बात सुनकर कमला खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और इस तरह से आखिर में कमला की तलाश खत्म हो जाती है और 55 में ही सही, लेकिन उसे उसका हमसफर मिल ही जाता है। लता और विनोद गरीब दंपति थे, जिनको बहुत मुश्किल से काम नसीब हुआ था। जिस गांव में दोनों रहा करते थे, वहाँ काम ना होने की वजह से अक्सर दोनों उदास रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन विनोद अपनी बीवी से बोलता है, लता, मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना काम कर लूँ, ताकि हमें किसी भी चीज के और किसी के भरोसे ना रहना पड़े। तुम क्या कहती हो, ये फैसला सही है? हाँ, फैसला तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच में लेकिन क्यों? लता, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे कोई व्यापार करोगे? एक व्यापार को करने के लिए पैसों का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। पैसों का होना तो जरूरी है। पैसों को जमा करने के लिए क्या करें हम? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाके लकड़ियों को काट के लाया करूँगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है। लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो हम व्यापार करेंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर पानी पीते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल की ओर जाते हैं और लकड़ियाँ ढूंढ रहे होते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों जब घर लौटकर आते हैं, तभी वहाँ उनकी पड़ोसन दिखती है और वो उनसे पूछती है, क्या बात है विनोद, बहू को लेकर कहाँ गया था जो इतनी रात को लौट रहा है? कहीं नहीं चाची, मैं और आपकी बहू जंगल गए थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहे थे, तो खरीदार मिल गया रास्ते में, तो उसको बेच दी। चलो अच्छी बात है, दोनों मिलकर मेहनत करो, बाकी ऊपर वाला तो साथ दे ही रहा है तुम्हारा। और लता बहू, खाने में क्या बना रही हो? आज कुछ अच्छा ही बनेगा लगता है। देखते हैं चाची क्या अच्छा बनाते हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब घर जाकर खाने की कुछ तैयारी करूं। अरे अरे, ऐसा मत बोलो। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो मैं आज तो भूखी ही रह जाऊंगी। मैंने बस चावल बनाए हैं, सोचा तुम्हारे घर से सब्जी मंगा लूंगी। क्या बात कर रही हो चाची, आप हमारे घर से कुछ लेने की बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि हम ढंग से खाना तक नहीं खा पाते हैं। कई दिन तो पानी पी के सो जाते हैं। हम कहाँ से दे पाएंगे आपको कुछ? सुनिए जी, कोई बात नहीं, चलिए घर चलकर देखते हैं
क्या है घर में और क्या नहीं। लता अपने पति विनोद को लेकर घर जाती है और देखती है घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। लकड़ी बेचकर मिले पैसों से विनोद कुछ सब्जियां और चावल लेकर आता है। लता खाना बनाती है, तभी उनके घर मालनी आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? क्या बनाऊं चाची, जितना पैसा हमको मिला था उस पैसे में बस यही कुछ सब्जियां मिली हैं। अब हम जैसे गरीब लोग कहाँ से अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे? कोई बात नहीं, कम से कम मुझे खाने को कुछ सब्जी तो मिल गई। मेरा तो मन ही नहीं था आज कुछ बनाने का। घर पर मांस रखा हुआ है, लेकिन बनाने का मन ही नहीं था। अरे काकी, आप हमको दे देती ना, हम बना देते। अरे हमारी भी परेशानी कम हो जाती। लकड़ियाँ काटी, बाजार गए, सब्जी लेकर आए, फिर खाना बनाया, इतना परिश्रम करवा दिया आपने। अगर वो हमें पहले दे देती तो इतनी थकावट थोड़ी होती हमको। ये कैसी बात कर रहा है विनोद, मैं तुम्हें मांस कैसे दे सकती हूँ? मैं कल बनाकर खुद खाऊंगी। आज तुम्हारे घर की सब्जी से काम चल गया, कल ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परसों का सोचना पड़ेगा। लाओ लाओ, अब सब्जी दे दो, बहुत भूख लगी है। मालिनी लता के घर से सब्जी लेकर जाती है और तभी लता अपने पति को बोलती है, हे भगवान, इतना लालच, देखना किसी दिन लालची बुढ़िया बहुत पछताएगी। कैसे अपने घर में खाना होते हुए भी हमसे मांगने आई थी। इतना भी लालच ठीक नहीं होता। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, हम गरीब है और इन जैसों को हम गरीब को लूटना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं लता, रहने दो, छोड़ो। एक काम करो, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो। अजी, अब तो भगवान भी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे होंगे, वरना हम गरीब पर दया ना करते क्या वो? कहाँ हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब कोसने से क्या होगा, जो होना था सो तो हो गया ना। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था सो हो गया। चलो, इसी बहाने हमको खाना तो मिला, चलो खाते हैं। हाँ, अब 2 दिन तक कोई खर्च नहीं है। जितना लेकर आए थे वो 2 दिन तक आराम से चल जाएगा। तब जाकर हम 2 दिन का पैसा कमाएंगे और काम में लगाएंगे। दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं और दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़ियाँ लेकर बाजार जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लकड़ियाँ नहीं बिकती। ऐसा ही दूसरा दिन भी होता है। शाम को दोनों उदास मन से घर लौटते हैं। तभी रास्ते में एक लोहार दिखता है। तभी वो बोलता है, अरे भैया जरा सुनो। अरे ओ लकड़ी वाले भैया, अरे सुनते कहा ही नहीं, बहरे हो का? जी कहिए, क्या बात है भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कोई मदद चाहिए आपको मेरी? मैं कर सकता हूं वैसे। अरे हमें कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? बस कुछ लकड़ियाँ चाहिए, जरूरत है हमको। क्या तुम कुछ लकड़ियाँ दे पाओगे? बदले में चाहो तो ये कढ़ाई ले जाओ। अरे कोई बात नहीं, इस कढ़ाई का मैं क्या करूंगा, आप ही रखो इसे भी, और ये लकड़ियां भी रख लीजिए आप। अरे भाई साहब, लकड़ियों की जरूरत है मुझे, ये मैं नहीं लूंगा। आप ये कढ़ाई रख लो, और हाँ, जो भी इस कढ़ाई से मांगोगे ना, ये कढ़ाई आपको वही देगा। लेकिन याद रखना, दिन में सिर्फ 3 बार कुछ मांगना, ज्यादा मत मांगना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। इस कढ़ाई में जो 3 बार कुछ मांगेगा उसे वो मिल जाएगा? अरे ये कढ़ाई मेरी दादी की है, उनके लालच के कारण ये कढ़ाई का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी दादी के लालच के कारण आप लोग ये कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, आखिर क्यों? क्योंकि मेरी दादी लालची बुढ़िया थी। ये जादुई कढ़ाई का इस्तेमाल कुछ ज्यादा कर लिया उसने, और लालच में आकर उसको महंगा पड़ गया। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इससे 3 बार खाना मंगा सकते हो। ये जादुई कढ़ाई है, समझे? लोहार के इतना कहने पर आखिरकार विनोद वो जादुई कढ़ाई ले ही रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। तभी विनोद लता से बोलता है, लता, क्या ये सच में जादुई कढ़ाई है? क्या हमारे कुछ मांगने से ये हमको देगा? सच कह रहा हूँ, अगर दे देना तो बहुत अच्छा होगा, कृपा होगी। बहुत भूख लगी है, मांगो ना, देखो तो देता है कुछ। हाँ जी, मांगती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है।
क्या सच में जादुई कढ़ाई है भी या नहीं? अरे देखो, उस भाई साहब ने ना बहुत ही यकीन के साथ कहा था ये कढ़ाई उसकी दादी की है, ऊपर से जादुई कढ़ाई है। अब ना जल्दी से कुछ बनाओ, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तुम ना कोई अच्छा सा खाना बनाओ। क्या बनाओगी? हाँ, तुम ना मांस बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। हाँ ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। और कुछ बनाना है क्या? अरे नहीं, अभी के लिए बस इतना ही बनाओ, ज्यादा लालच मत करो वरना हमारे हाथ से ये मौका निकल जाएगा। लता चूल्हे पर जादुई कढ़ाई रखती है और एक मंत्र बोलती है। तभी कढ़ाई में खाना आ जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन जब लता खाना बना रही होती है तभी मालिनी अपनी बहू से कहती है, अरे वाह वाह बहू, क्या खुशबू है, खुशबू से ही भूख लग गई। क्या बना रही है? माँ जी, मैंने तो खाना अभी तक नहीं बनाया है, और वैसे भी ये खुशबू हमारे घर की नहीं बल्कि सामने वाली लता के घर से आ रही है। क्या? उस भिखारन के घर से? अरे कुछ दिन पहले जब तू अपने मायके गई थी तब मैंने उससे सब्जी मांगी थी। बोल रही थी खाने को कुछ भी नहीं है घर में और अब पकवान बनाए जा रही है। चल शाम को उसके घर जाकर देखती हूँ और पता लगाती हूँ आखिर बात क्या है। मालिनी और उसकी बहू दोनों मिलकर शाम के वक्त विनोद और लता के घर जाते हैं। दोनों पति पत्नी को बात करता देख मालिनी बोलती है, अरे बहू क्या बात है, आजकल लकड़ी चुनने नहीं जा रही क्या? कोई खजाना लग गया क्या तुम्हारे हाथ में? ऐसा नहीं है चाची, अब मैं दूसरों के घर काम करती हूँ और इन्होंने भी अपना काम देख लिया है, इसलिए आपको हम लकड़ियाँ चुनते नहीं दिखते। वैसे लता, कल तुम्हारे घर से पकवानों की सुगंध आ रही थी, क्या बात है? कोई बात नहीं चाची, लता खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ चाची, आज का खाना आप हमारे साथ ही खाना। ओहो, जब इतना बोल रहा है तो ठीक है, आज का खाना हम तुम्हारे घर ही खाएंगे। लता रात का खाना बनाने जाती है। तभी मालिनी अपनी बहू को आंखों से इशारा करती है और सुनीता लता के पीछे जाती है और देखती है कि लता खाली कढ़ाई को चूल्हे पर बिठाकर कुछ मंत्र बोलती है और खाना कढ़ाई में बढ़ जाता है। आधी रात को जब सभी सो जाते हैं तभी मालिनी लता के घर से कढ़ाई चुरा कर ले जाती है और घर पर जाकर कढ़ाई चूल्हे पर रख कर बोलती है, आज तो मैं बहुत अच्छा पकवान खाऊंगी। ओ जादुई कढ़ाई, भर भर के खाना दे मुझे। अरे सुनते नहीं है क्या, ये जादुई कढ़ाई मुझे भर भर के पकवान दे। मालिनी को ऐसा करते हुए लता और उसका पति देख लेता है। तभी अचानक कढ़ाई भर कर पकवान बहने लगता है और लालची बुढ़िया को जादुई कढ़ाई का खाना बहा ले जाता है। केशवपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। शकुंतला ने कुछ ही समय पहले अपने बेटे रघु की शादी की थी और शकुंतला की बहू सीता एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। बहू, अब तक तेरा खाना नहीं बना? तुझे मैंने कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठाकर। माँ जी, मैं जल्दी उठी थी और खाना भी बस हो ही गया है। अब खाना हो गया तो मैं क्या करूँ? तू पहले अपने राम जी को भोग लगाएगी, तभी उस खाने को कोई और हाथ लगाएगा। ऐसे ही ना जाने कितने दिनों तक मेरा रघु भूखा प्यासा घर से चला जाएगा। माँ जी, बस 5 मिनट का ही तो समय लगता है राम जी को भोग लगाने में। हाँ, जैसे तेरे राम भगवान तो खाने ही आते हैं तेरे पास। चल अब जल्दी से राम जी को भोग लगाकर रघु को खाना दे दे। उसे खेत में जाना है, तेरी तरह यहाँ पड़े पड़े खाट नहीं तोड़नी उसे। माँ जी, बस लगा रही हूँ, थोड़ा सा समय दो। सीता शुरू से ही राम जी को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाती थी और वो अपने मायके से ही राम जी को भोग लगाकर खाना खाती और सबको खिलाती भी। लेकिन शकुंतला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब रघु के खेत जाने के बाद शकुंतला अपनी बहू सीता से कहती है, देख बहू, मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू राम जी की पूजा ना कर, उन्हें भोग ना लगा। ये सब अच्छा ही नहीं बल्कि पुण्य का काम है। लेकिन अगर घर का ही इंसान भूखा काम पर जा रहा है और भगवान को खुश करने के लिए भोग लगाए जा रहे हैं तो ये भी तो सही नहीं है ना। जी माँ जी, मैं समझती हूँ आपकी बातों को,
कल से मैं थोड़ा जल्दी उठूंगी और जब तक ये खेत में जाने के लिए तैयार होंगे मैं अपने राम जी को भोग लगा चुकी होंगी। पूरी राम कहानी कह दी, लेकिन इसे अब तक सीता माता कौन थी ये समझ ही नहीं आया है। मैं कह रही हूँ तू पूजा पाठ कर, लेकिन भोग लगाने से अच्छा है घर के भूखे लोगों को खाना खिला दे। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मेरे राम को मैं रोज भोग लगाती हूँ और वो खाने भी आते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब अगली रोज सीता अपनी सास से भी पहले उठ जाती है और खाना पीना बनाकर राम जी को भोग लगाती है। हे प्रभु राम, आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। राम जी आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। बस कर, तेरे राम जी आ गए और उन्हें खाना भी खा लिया। चल अब जाकर रघु को खाना दे, बेचारा भूखा है, उसे खेत भी जाना है। जी माँ जी, मैंने उन्हें बोल दिया है, वो आकर भोग लगा लेंगे। मैं उनके लिए खाना निकाल दूं। अब सीता अपने पति रघु को खाना देने जाती है तो रघु खाने की थाली को दूर फेंक देता है। जी आपने खाना क्यों फेंका? क्या हुआ आपको? खाने में मक्खी गिर गई है क्या, या कुछ और? चुपचाप बहुत समय से देखे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। अरे रघु, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है? जाने दे, मैंने समझा दिया है ना, अब से ये पहले तुझे ही खाना दिया करेगी। नहीं माँ, मैंने बहुत देख लिया, इसे देख देख के मैं थक चुका हूँ। सुबह हो या शाम हो, हर वक्त राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे करती रहती है। अरे हम यहाँ बैठे खाने के लिए, आप बैठे हो खाने के लिए, हमें नहीं देती है और राम जी को भोग लगाती है। बस ये कहती रहती है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। कहाँ आते हैं राम जी? तू शांत हो जा, मैंने उसे समझा दिया है। चल अब बैठ यहाँ। तुम जितना राम जी करती हो ना, अगर कोई और तुम्हारी जगह होता, इतना राम जी करता, तो वो हमारी तरह गरीबी में जी नहीं रहा होता, समझी तुम? तो क्या मैं राम जी का नाम सिर्फ पैसों के लिए लेती हूँ? हे राम जी, कैसी दुनिया है ये, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं लोग। मुझे माफ करना राम जी, मैं आपके अपमान को रोक नहीं पा रही हूँ। रघु गुस्से में बिना खाए ही खेत पर काम करने चला जाता है। इधर सीता की सास शकुंतला सीता को खूब खरी खोटी सुनाती है और सीता अपनी और अपने राम जी के अपमान का घूंट रोते हुए पी रही होती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद हो जाए तो घर के काम निपटा लियो। मैं विमला के घर जा रही हूँ, वहाँ थोड़ी बहुत शांति तो मिलेगी मुझे। माँ बाबूजी ने जो भी मुझे सिखाया है वही अपनाती आ रही हूँ। राम जी का अपमान होता देख मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी लाचार हूँ। घर का सारा काम करने के बाद ही सीता बिना खाए घर में बैठी भगवान राम का ध्यान कर रही थी। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जाकर खाने की तैयारी कर। खुद तो भरपेट खा लिया होगा और अपने राम जी को भी खिला दिया होगा तूने। बस भूखे हैं तो सिर्फ माँ और बेटा। बस माँ जी अभी बना रही हूँ, खाने की तैयारी तो मैंने कर रखी है। क्या बात है, एक ही बार में सुधर गई। आज अपने राम भगवान को भोग नहीं लगाया या फिर भूल गई? जाने दे, राम जी की पूजा पाठ कर ले, वही बहुत है। और भगवान भी कौन सा खाने ही आते हैं। सीता अपने पति और सास शकुंतला को खाना खिलाने के बाद जो उसने सबसे पहले जो राम जी के नाम का खाना निकाला होता है उसे लेकर घर से निकल पड़ती है और गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के पास खाना रख के हाथ जोड़कर राम जी से माफी मांगते हुए कहती है, हे प्रभु राम, मुझे माफ करना, मैं आपको समय से भोग नहीं लगा पा रही हूँ। आप भी मेरी दिक्कत परेशानी समझ रहे होंगे। आइए राम, भोजन ग्रहण कीजिए। आइए राम, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु आप? मैं तो धन्य हो गई प्रभु, भगवान राम के दर्शन पाकर। सीता, तुम निराश क्यों होती हो? तुमने अब तक कभी भी हमें भूखे नहीं सोने दिया। हम तो प्रतिदिन तुम्हारे हाथों का भोजन ग्रहण करते हैं। हे भगवान, मेरा तो जीवन सफल हुआ। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि आपने मेरे हाथों के बने भोजन को ग्रहण किया है। अब हम आ चुके हैं सीता, मांगो, क्या चाहिए तुमको? नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे घर परिवार को कभी दिक्कत ना देना, बस यही चाहती हूँ मैं। अब सीता भगवान राम को भोग लगाकर घर आ जाती है। ऐसे ही हर रोज सीता खाना बनाने के बाद राम जी के लिए भोग निकाल कर अलग कर लिया करती और जब भी उसे समय मिलता तो वो अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे भगवान राम को खाना देने पहुंच जाती थी। एक रोज देर शाम जब सीता सभी को खाना खिलाकर खाने से भरी प्लेट घर से लेकर निकलती है तो उसे शकुंतला देख लेती है। अरे ये कहाँ जा रही है खाने से भरा हुआ प्लेट लेकर?
कहीं ये घर में खाना बनाकर गरीब लोगों को तो नहीं खिला आती। अगर ऐसा है तो आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हे प्रभु राम, आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। हे भगवान, अब इसे घर में भोग नहीं लगाने देती हूँ तो ये यहाँ आती है क्या? क्या करूँ मैं इस औरत का? हे भगवान, लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। और आज मैं आपके लिए तरह तरह के पकवान लाई हूँ। सीता, ये तो तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जो हम खुद यहाँ आकर तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मेरे अगले पिछले सारे जन्म कर्म सफल हो गए। प्रभु, मैं धन्य हो गई। शकुंतला पेड़ के पीछे छुपी ये सब देख रही थी। उसकी बहू सीता किसी से बात कर रही है जिसे वो भगवान भी कह रही है, लेकिन शकुंतला को वो दिखते नहीं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज शकुंतला को सुनाई देती है। और जब भगवान राम भोजन ग्रहण करते हैं तो थाली से भोजन भी गायब होता है। ये सब देखकर शकुंतला समझ जाती है कि उसे भगवान तो नहीं दिख रहे, लेकिन वो सीता को जरूर दिख रहे हैं। हे प्रभु, मुझे माफ करना। आप मुझे दिख तो नहीं रहे हो, लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी। मुझे माफ कर दो प्रभु। मैंने अपनी बहू को भोग लगाने को लेकर बहुत कुछ सुनाया। शकुंतला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा कहना ठीक था कि पहले परिवार वालों को खाना देना चाहिए, उसके बाद भगवान को लगाना चाहिए। और हम तुम्हें बता दे कि हम तो सीता की परीक्षा ले रहे थे, और देखो सीता ने हमें भोग लगाना नहीं छोड़ा। शकुंतला को भी समझ आ गया था कि उसने एक बार को गलत जरूर किया, लेकिन शकुंतला की ही वजह से सीता को भगवान के ही दर्शन हुए। अरे मत पूछ, वो तो रो रो के ये कह रहा था कि मुझे चोर सुनने से ज्यादा। इतना कहने के बाद सरला खुद ही। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 1 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज की क्वालिटी कितनी ज्यादा बढ़िया है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। और बिना कुछ